हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट विकास डेवलपमेंट को पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट विकास या डेवलपमेंट। हम पूरे चैप्टर को कुछ पॉइंट्स में हमने बांट दिया है और हम उन पॉइंट्स को धीरे धीरे समझेंगे ताकि आपको कम समय में पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या है विकास। सबसे पहले क्या है विकास यानी डेवलपमेंट। बहुत छोटे शब्दों में, जब किसी भी चीज में वृद्धि होती है, क्या होती है वृद्धि होती है, तो उसे हम सामान्यतः विकास कहते हैं। वो वृद्धि आपकी आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, नैतिक हो सकती है, शैक्षिक हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी हो सकती है। यानी किसी भी चीज में वृद्धि का होना विकास कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 है विकास के भिन्न भिन्न लक्ष्य। विकास के भिन्न भिन्न लक्ष्य। देखिए यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी होगा कि विभिन्न भिन्न व्यक्तियों के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, होते हैं या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक किसान की बात करें, अगर हम यहाँ पे एक किसान की बात करें तो एक किसान का जो लक्ष्य है वो ये है कि अपने खेत में अधिक से अधिक पैदावारी करना, उससे बाजार में बेचकर उससे अधिकतम धन कमाना, ताकि वो अपने बच्चों की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सके या उस पैसे के द्वारा वो अतिरिक्त जमीन खरीद सके। तो एक किसान का इस तरीके से विकास है। एक गृहिणी, एक जो महिला है, उसका जो विकास है वो सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार को सही तरीके से व्यवस्थित कर चलना चाहती है, उसमें उसका विकास है। यानी उसे बाहर की चीजों से कोई मतलब नहीं है, उसे केवल सुबह से लेकर रात तक जो घर के क्रियाकलाप हैं, घर के कामकाज हैं, उनको सही तरीके से पूरा करते रहना है। तो एक महिला गृहिणी का उसमें विकास है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी, वो उसका जो विकास का लक्ष्य है वो क्या है, अधिकतम पढ़ाई करना, उच्चतम पढ़ाई हासिल करना, ताकि वो अपना आने वाले भविष्य में अपना अधिकतम विकास कर सके। और वो कैसे संभव होगा, उसकी पढ़ाई के द्वारा, उसकी पढ़ाई के द्वारा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सब्जी वाले का। एक एग्जांपल ले लेते हैं एक सब्जी वाले का। उसका लक्ष्य क्या है, एक सब्जी वाले का लक्ष्य है कि वो अच्छी सब्जी बेचे और अच्छी सब्जी बेचकर वो ज्यादा मुनाफा कमा सके, वो सब्जी बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं या लक्ष्य होते हैं। समान व्यक्ति मतलब किन्हीं दो व्यक्तियों के जो लक्ष्य हैं, विकास के लक्ष्य हैं, वो अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आय और अन्य लक्ष्य। नॉर्मली कहा जाता है, नॉर्मली ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति की आमदनी, जिस व्यक्ति की आय जितनी ज्यादा होगी उसे हम सामान्यतः एक विकसित व्यक्ति या एक विकास के तौर पर मानते हैं, यानी उसे हम एक धनवान व्यक्ति के तौर पर मानते हैं और ऐसा मान लेते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि वह व्यक्ति जिसकी आय ज्यादा है वो सभी साधनों को खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास पूंजी है, उसके पास धन है सब चीजों को खरीदने के लिए। लेकिन धन के अलावा, धन के अतिरिक्त कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको व्यक्ति धन से नहीं खरीद सकता, जिनको व्यक्ति धन से नहीं खरीद सकता। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं जो उसका विकास है वो कहीं अवरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, कहीं अवरोध हो रहा है। क्योंकि धन से हम सभ्य वस्तु खरीद सकते हैं, भौतिक वस्तु खरीदी जा सकती है, लेकिन हम धन से एक शुद्ध पर्यावरण नहीं खरीद सकते, हम धन से स्वतंत्रता नहीं खरीद सकते, हम धन से निरोगी काया नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ चीजें हम धन के द्वारा, जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास धन है तो हम बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे या हम बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। ठीक है ना। तो यानी कि एक विकसित व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति जिसका विकास हो रहा है या जो अपना विकास चाहता है, उसको आय के अतिरिक्त और भी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, उसको पर्यावरण खराब मिल रहा है, उसको आजादी नहीं है, तो उसके धन का कोई महत्व नहीं है, उसके धन का कोई महत्व नहीं है और हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का विकास सही तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, अगर देखिए 4 पॉइंट
विकसित देशों की आय में तुलना। अमूमन आप ये समझते हैं कि आय के आधार पर ही ज्यादातर यानी जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है, जो विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर दुनिया को 3 वर्गों में बांटा जाता है। दुनिया को 3 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे देखिए रिपोर्ट 2016 है, जिसमें जो अमीर देश हैं, अगर एक प्रति व्यक्ति की आय, अगर प्रति व्यक्ति आय $12,236 से अधिक है तो वे देश अमीर देश कहलाते हैं, संपन्न देश कहलाते हैं, विकसित देश कहलाते हैं। ठीक है। नंबर 2 में है मध्य आय वाले देश। मध्य आय वाले देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग $1840 से अधिक, 1840 या उससे अधिक डॉलर की क्या है, आमदनी है, और भारत मध्य श्रेणी में आता है। भारत किस में आता है? भारत मध्य श्रेणी में आता है। तीसरा है निम्न आय वाले देश या गरीब। निम्न आय वाले या गरीब जिनकी जो वार्षिक आय प्रति व्यक्ति डॉलर में है वो $1005 से कम है। $1005 से क्या है, कम है। ठीक है। डॉलर को इसलिए नापा जाता है, अगर डॉलर में ही क्यों लिखा जा रहा है, रुपए में क्यों नहीं, लीरा में क्यों नहीं, रियाल में क्यों नहीं, क्योंकि ताकि सभी देशों में डॉलर की जो समरूपता है, एक रूपता है, या उससे खरीदने वाली जो चीजें हैं उनमें एक रूपता बनी रहे, इसीलिए वर्ल्ड वाइड में डॉलर को ही एक मुख्य करेंसी के तौर पर माना जाता है। ठीक है। तो आपने देखा कि जिस देश की ज्यादा इनकम है प्रति व्यक्ति आय, वो देश उतना संपन्न है। लेकिन फिर भी हम इसमें कुछ ऐसे देश हैं, खासकर मध्य पूर्व के देश, खासकर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के देश, जहां कच्चा तेल बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है, वे देश अपेक्षा विश्व के उनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 50 लाख से ऊपर है, होती है, लेकिन फिर भी हम उन्हें विकसित देश नहीं कह सकते। क्यों? उनकी जनसंख्या में बहुत ज्यादा क्या है, अंतर है। जहां बड़े देशों में 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ की आबादी है, वहां पे मुल्क 6-6, 8-8, 10-10 करोड़ की आबादी के साथ अत्यधिक संपन्न है, लेकिन हम उन्हें विकसित देश नहीं कहेंगे, जबकि उनकी जो आय है वो अन्य देशों, विकसित देशों से भी ज्यादा है। ठीक है। अगर देख लीजिएगा सार्वजनिक सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं यानी कि बार बार आपसे कहा जा रहा है कि हम ये सभी मानते हैं कि विकास के लिए आय एक महत्वपूर्ण साधन है, आय एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, कि अगर आपकी आय ज्यादा है तो संभवतः समाज में समझा जाएगा कि वे व्यक्ति, उनके पास पूंजी पूरी है और वे अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन अगर आय के अलावा कुछ ऐसे भी साधन हैं जो एक व्यक्ति के विकास में सहायक हो सकते हैं या एक व्यक्ति के विकास में बाधक हो सकते हैं, जिसमें सार्वजनिक सुविधाएं। सपोज कीजिए आप एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आपको लाखों रुपए का वेतन सरकार हर महीने देती है, लेकिन अगर आपके पास, आपके सोसाइटी में, आपके शहर में अगर अच्छी सड़कें नहीं हैं तो निश्चय ही आपको आने जाने में समस्या होगी। अगर ड्रेनेज सुविधा सही नहीं है तो बरसात में पानी भरेगा, तो वो समस्या आपके लिए बहुत ज्यादा होगी। अगर आपके और पास अच्छे विद्यालय नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, तो आपके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा सकते हैं। यानी ये जरूरी है कि आय के साथ साथ हमें सार्वजनिक सुविधाओं की भी बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यकता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में आज भी शुद्ध पानी पीने के लिए कई करोड़ लोगों के पास सुविधा नहीं है कि उन्हें शुद्ध पानी मिल सके। हालांकि पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन शुद्ध पानी जो कि शरीर के लिए बहुत अहम है, जीवन के लिए बहुत अहम है, वो हमें आधी से ज्यादा आबादी को नहीं मिल पा रहा है, आधी से ज्यादा आबादी को नहीं मिल पा रहा है। और कुछ आबादी ऐसी है, खास करके पश्चिमी राज्यों में, खासकर कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र का, विदर्भ का, कुछ राजस्थान का, कुछ गुजरात का, कुछ सौराष्ट्र, जहां पर पानी की किल्लत गर्मियों के दिन में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आय के अतिरिक्त हमारे लिए जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनका होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम विकास में पिछड़ते जाएंगे, अन्यथा हम विकास में पिछड़ते जाएंगे। छठवां पॉइंट है विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए आप एक बात को बड़ा ध्यान से सुनिए,
कि अगर आपको विकास करना है तो आपको कुछ चीजों का विनाश करना होगा, आपको कुछ चीजों का विनाश करना होगा, या बिना विनाश के विकास संभव नहीं है, और एक का जो विकास है वो निश्चय ही दूसरे का विनाश होता है, हो सकता है। हम इन सब चीजों को भलीभांति जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें यह प्रयास करना है कि विकास का क्रम हम इस तरीके से रखें, विकास का क्रम हम इस तरीके से रखें कि जो भी संसाधन आज हमें पृथ्वी पर मौजूद हैं, जल, हवा, अन्य चीजें, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, हम उनका दोहन, हम उनको इस तरीके से निकालें, हम उनको इस तरीके से निकालें कि हमारा विकास संतुलित अवस्था में चलता रहे, तथा आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ संसाधनों को सुरक्षित छोड़ के जाएं, ताकि उन्हें भी इन संसाधनों का उपयोग करने में आसानी हो और वे आसानी से अपना विकास कर सकें। आगे समझे? तो आप ये कह सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, कि बिना विनाश के विकास संभव नहीं है। आप अपने और पास ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमें अधिकतम लाइट चाहिए, हमें अधिकतम लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे घरों में सभी प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं वो चलते हैं, फैक्ट्री चलाने के लिए, अन्य सभी कामों के लिए इसकी हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बिजली कब बनेगी? जब बड़े बड़े बांध बनाए जाएंगे, और बड़े बड़े बांध कब बनेंगे? जब बहुत सारे गांव की कई लाख, कई हजार वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो क्या होगा, उसकी जद में आएगा, तो वहां से गांव विस्थापित होंगे, वनस्पति नष्ट हो जाएगी, जो जंगली जीवन है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। यानी कि हमें बिजली पाने के लिए कई लाख लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, कई लाख लोगों की जो उपजाऊ जमीन है वो पानी में घिर जाएगी, वनस्पति तबाह हो जाएगी, जंगली जीव खत्म हो जाएंगे। यानी हम इतने विनाश के आधार पर हमें क्या मिल पाएगी? बिजली मिल पाएगी। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि विकास निरंतर चलता रहे, विकास निरंतर होता रहे, यानी लोगों का जो विकास है वो निरंतर होता रहे, लेकिन हम संसाधनों का इतना ज्यादा दोहन ना कर दें कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो इन चीजों से वंचित रह जाए और उसका आने वाले समय में जो विकास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो। ठीक है।